हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन डेप्थ इनसाइट में। यहाँ हम यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम इस पार्ट में मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल इकोनॉमिक्स को लिए हैं। इसी का फर्स्ट वर्जन हमने बनाया है पार्ट फर्स्ट में, जहाँ पे हमने क्वेश्चन 2021 से लेके 2009 तक को कवर कर लिया है, और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 2005 से लेके 2006 तक को कवर करेंगे। ठीक है, उसी का कंटिन्यूस सीरीज है। अब हम क्वेश्चन 2005 के देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 52। Assume the average weight of 9% is 15 kg and the average weight of first 5% is 45 kg, while the average weight of last 5% is 55 kg, then the weight of fifth person will be। पांचवे जो आदमी का वेट होगा वो क्या है? तो यहाँ पे दिया है 9% का जो वेट है, 9% एवरेज वेट दिया है 50 केजी। तो यहाँ से हम टोटल वेट निकाल लेते हैं 9% का। टोटल वेट ऑफ 9% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 इंटू 9 इज इक्वल टू 450 केजी। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं कि फर्स्ट फाइव पोर्शन यहाँ पे ऑलरेडी एवरेज वेट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से टोटल वेट निकाल लेते हैं। ओनली टोटल वेट विल बी, यहाँ पे होगा 5 इंटू 45 इज इक्वल टू 225 केजी। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है? लास्ट 5%। यहाँ पे भी एवरेज वेट दिया है, हम टोटल वेट ओनली निकालेंगे। टोटल वेट इज इक्वल टू 5 इंटू 55 इज इक्वल टू 275 केजी। हमसे पूछा है कि फिफ्थ पर्सन का वेट क्या होगा, तो फिफ्थ पर्सन वेट विल बी लास्ट 5% में से यदि फर्स्ट 5% को निकाल देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो हमें फिफ्थ पर्सन का जो वेट है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम करें 275 माइनस 225, तो हमें क्या मिलेगा? फिफ्थ पर्सन का वेट 50 केजी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो होगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर के व्हेन कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ c इज इक्वल टू 5 प्लस 0.75y। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है? मल्टीप्लायर। ठीक, तो यहाँ पे यदि कंजप्शन फंक्शन को यदि आपको याद होगा, तो कंजप्शन फंक्शन में होता है c नॉट, ये एटोनॉमस कंजप्शन प्लस इंड्यूस कंजप्शन, और ये जो होता है स्मॉल c, ये रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल प्रेफरेंस टू कंज्यूम को। ठीक है, तो यहाँ से यदि इस फार्मूला को यदि कंपेयर करें, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा जो मार्जिनल प्रेफरेंस टू कंज्यूम जो है वो हो जाएगा 0.75। ठीक है, और हमें मल्टीप्लायर का फार्मूला पता है, होता है 1 माइनस एमपीसी। ठीक, 1/1 माइनस एमपीसी का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 0.75। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.25। ठीक है, अब ऊपर डबल जीरो, ये 25 और ये कटेगा तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या आया है? 4। तो ऑप्शन सेकेंड जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, 2005 का ही ये क्वेश्चन है। द कंजप्शन एंड सेविंग फंक्शन आर गिवन बिलो। कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी। तो जो किन्स का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था, या फिर किन्स ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये चीज आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ही पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर तो आप कंजप्शन को लेके भी मल्टीप्लायर का जो निकालना है वैल्यू वो निकाल सकते हो, या फिर सेविंग को लेके भी आप मल्टीप्लायर का निकाल सकते हो। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए।
ठीक है। यहाँ पे यदि हम कंजप्शन फंक्शन को देखते हैं तो ये अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था, जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट टू कंज्यूम होगा यहाँ पे होगा 0.2, और यहाँ से यदि हम देखें नेक्स्ट सेविंग फंक्शन से हम देखें तो मार्जिनल प्रोडक्ट टू सेव जो होगा वो 0.8 होगा। ठीक है। तो आपको जो फार्मूला याद है, मान लीजिए आपको ये याद है k इज इक्वल टू 1 - MPC, इस पे भी वैल्यू पुट कर सकते हो, या फिर k इज इक्वल टू 1/MPS। ठीक है। यहाँ पे भी रख के आप वैल्यू निकालोगे मल्टीप्लायर का तो भी निकल जाएगा। ठीक। अब हम यहाँ पे देखते हैं, दोनों से ही निकाल के देख लेते हैं, सेम ही वैल्यू आएगी। 1 - MPC की जगह पे हम रख देंगे 0.2। अब यहाँ से यदि हम इसे निकालें तो 0.8 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको यदि हम कट करें तो यहाँ पे होगा 1.25। ठीक है। अब वही वैल्यू यदि हम यहाँ पे रख दें 1 MPS क्या है हमारा 0.8, सॉरी 0.8, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8, तो ये भी कटेगा तो क्या आ जाएगा 1.25। तो या फिर तो आप कंजप्शन फंक्शन से एमपीसी निकाल लीजिए या फिर सेविंग फंक्शन से एमपीएस निकाल लीजिए, आपको वैल्यू सेम आएगी 1.25। बस निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 54 का जो आंसर होगा थर्ड होगा 1.25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 92। ये भी 2005 का ही क्वेश्चन है। ठीक है। इफ द डिमांड कर्व ऑफ a seller is P is equal to 16 minus 1.2Q, then the marginal revenue will be। तो इसमें दिया क्या है हमें, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। ठीक है। दिया है P इज इक्वल टू 16 माइनस 1/2Q। पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो आपको दिया है पहले वो आप रख लीजिए, जो नहीं दिया है वो बगल में आप देखिए कि आपको निकालना क्या है। तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है और हमें P पता है या फिर डिमांड फंक्शन पता है। तो आपको ये चीज पता होगा कि जो टोटल रेवेन्यू होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए P इंटू क्यू। ठीक है। हमें P का वैल्यू यहाँ से पता है, तो 1.2Q इंटू क्यू, यदि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो हो जाएगा 16Q माइनस Q बाई 2Q। यहाँ से Q Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिलेगा क्या 16Q माइनस 1/2। ठीक है। हमें टोटल रेवेन्यू मिल गया। तो यहाँ से तो अब बहुत इजी हो जाएगा हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए। तो टोटल रेवेन्यू में से यदि टोटल रेवेन्यू को यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दे क्यू के रिस्पेक्ट में टोटल रेवेन्यू को, तो हमें मिल जाता है क्या, या फिर यहाँ लिखिए या फिर इधर कर लीजिए आप, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है। ये मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का एक फार्मूला होता है, क्योंकि हम यदि टोटल रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, ये मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन पता है। ठीक है। तो यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करें हम क्यू 16Q माइनस 1/2। यदि आप कहोगे तो मैं डिफ्रेंशिएशन भी बता सकती हूँ, यदि आपको चाहिए, ज्यादा कमेंट आएगा डिफ्रेंशिएशन के लिए तो मैं एक मतलब ले लूंगी वीडियो। तो अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करें हम तो 16Q का हो जाएगा क्या, ओनली 16, और माइनस कांस्टेंट टर्म्स का जो होता है डिफ्रेंशिएशन वो 0 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जो आएगा वो 16 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो थर्ड होगा। होप कि यहाँ पे किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको डिफ्रेंशिएशन का अलग से चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करना, तो मैं देखूंगी, तो नेक्स्ट कभी टाइम मिले तो मैं डिफ्रेंशिएशन पे एक ले लूंगी वीडियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 111। What will be the estimated demand at P is equal to 20 if demand function P x is equal to 400 divided by P। तो यहाँ पे हमें एस्टिमेटेड डिमांड पूछ रहा है, एस्टिमेटेड डिमांड या फिर ओनली डिमांड, या फिर इसके कहने का मतलब है कि क्वांटिटी क्या है हमारी। ठीक है। क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है। जो आपको समझ आए
आप निकालो। अब यहाँ पे यदि हम देखें डिमांड फंक्शन हमारा, डिमांड फंक्शन, तो डिमांड फंक्शन x इज इक्वल टू क्या है 400 बाई पी, और p ऑलरेडी गिवन है 20। तो हमें करना क्या है, बस एस्टिमेटेड डिमांड निकालना है, ऑलरेडी डिमांड फंक्शन दिया है तो यहाँ पे ओनली वैल्यू पुट कर देनी है हमें, तो हमें डिमांड मिल जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका 20। तो x की वैल्यू जो है ये क्या है 20 यूनिट्स। ठीक है, देखिए कितना इजी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड होगा ये करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 2004 का क्वेश्चन है सेकंड। इफ द प्राइस ऑफ गुड इज 15 एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 14, देन द रिलेटिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगी, तो आपको पहले तो फार्मूला होना पता होना चाहिए कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में क्या रिलेशन होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू होता है एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये हमें फार्मूला पता है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, हमें प्राइस गिवन है और हमें मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है। तो यदि प्राइस गिवन है तो आप एवरेज रेवेन्यू भी निकाल लोगे, क्योंकि जो एवरेज रेवेन्यू होता है हमेशा प्राइस के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू यहाँ से निकल गया और मार्जिनल रेवेन्यू भी दिया हुआ है 40, एवरेज रेवेन्यू भी पता ही चल गया, तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता चल जाएगी। देखिए कितना इजी है। एवरेज रेवेन्यू क्या है 50 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 40, तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 होगा। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इफ द कंज्यूमर इनकम इज 400 and he buy X and Y unit of two goods A and B respectively, while the price of good A is 5 rupees and good B is 10, then the equation of his budget line will be। तो बजट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है पहले हम लिखते हैं। हमारा इनकम कितना दिया है 400 रुपीज। ठीक है, और वो टू गुड्स को परचेज करता है। यदि मान लीजिए कि गुड्स ए जो यहाँ पे दिया है वो एक्स यूनिट लेता है और उसकी जो प्राइस है वो 5 रुपीज है, और गुड बी को परचेज करता है वाई यूनिट और उसकी जो प्राइस है यहाँ पे ये है 10 रुपीज। तो यदि आप बजट लाइन पढ़े होंगे तो उसका इक्वेशन आपको याद होगा, क्या होता है I is equal to P x price of x plus price of y is equal to overall income। ठीक है, ये हमारा बजट लाइन। तो इस बजट लाइन पे बस वैल्यू पुट कर देनी है, आपको इक्वेशन पता चल जाएगा उसका क्या होगा। तो आई हमारा 400 दिया हुआ है इज इक्वल टू पी जो प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स क्या है 5x प्लस पी प्राइस ऑफ वाई तो 10 एंड वाई। अब ये देखिए ये कहाँ हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो करेक्ट है 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इफ द डिमांड फंक्शन इज d is equal to 400 divided by p, then the price of 40, what will be the elasticity of demand। तो इसमें पूछा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगी। तो इसमें क्या है, हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन d is equal to 400 डिवाइडेड बाय p, और यहाँ पे प्राइस जो है वो है 40। ठीक है, तो यहाँ पे यदि प्राइस दी हुई है तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्वांटिटी निकाल लेंगे या फिर डिमांड फंक्शन से। तो 400 बाई p जो है यहाँ पे हो जाएगा 40, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 10 यूनिट, जो Q है या फिर यूँ कह लीजिए जो X है या फिर Q लेती हूँ मैं यहाँ पे क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटी क्या है 10 यूनिट हो गया।
10 यूनिट। अब जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यदि आपको फार्मूला पता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू होता है चेंज ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ प्राइस इंटू डिवाइडेड बाय क्यू। ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो अब हमें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को फ्रेम करना है, अपने आंसर को फ्रेम करना है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि डिमांड फंक्शन से हम निकाल दें, यदि डिमांड फंक्शन से यदि हम निकालते हैं अपना चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी डिफरेंशिएशन करके, तो यहाँ पे क्यू के रिस्पेक्ट में हम यदि डिफरेंशिएशन करें 400 डिवाइडेड बाय पी का, तो हमें यहाँ पे मिलेगा डिफरेंशिएशन में क्यू, यहाँ पे यदि हम इसे करते हैं 400 पी के पावर -1 कर लेते हैं, हमें इजी रहेगा। तो यहाँ पे 400 माइनस हो जाएगा यहाँ से पी की पावर -2। अब इसे हम ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे 400 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -400 और पी स्क्वायर की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे -400 डिवाइडेड बाई, इसे स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1600। अब यहाँ से इसे हम कट करते हैं तो हमें मिलेगा 1.4। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिला अभी तक, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन पी इज इक्वल टू क्या मिला हमें, -1.4। और हमें यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम अपना क्वांटिटी निकाल लिए हैं। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे, -1/4 इंटू पी हमें दिया हुआ है 14 और क्वांटिटी कितनी दी हुई है 10। अब हम यहाँ से बस ये हो जाएगा 1 टाइम्स 10 और ये यहाँ से 1, तो यहाँ पे -1, चूंकि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो ऑलरेडी रिलेशनशिप शो करती है प्राइस एंड क्वांटिटी में, जो कि निगेटिव होता है। तो हमेशा मैथमेटिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे माइनस हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस जो होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो ओनली 1 होगी। ठीक है, या फिर वैसे भी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब भी हम लिखते हैं तो उसे माइनस में नहीं, निगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो करेक्ट होगा, यूनिट या फिर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 हो गया, 32 का जो ऑप्शन थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 14, if the marginal preference to save is 0.125 then the value of investment multiplier is। तो यहाँ पे पूछा है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है वो क्या है। ऑलरेडी इसमें दिया है मार्जिन प्रेफरेंस टू सेव इज इक्वल टू 0.125। तो आपको यदि मल्टीप्लायर का फार्मूला पता है सेविंग के रिस्पेक्ट में तो आप निकाल लोगे, या फिर तो नहीं पता है तो आपको ये पता होगा मार्जिन प्रेफरेंस टू कंज्यूम प्लस मार्जिन प्रेफरेंस टू सेव इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से भी यदि आपको ओनली ये वाला फार्मूला पता है 1 माइनस एमपीसी और ये पता है, तो यहाँ से भी आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। नहीं तो यदि डायरेक्ट आपको पता है कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एमपीएस, तो यहाँ पे डायरेक्ट रख दो, या फिर तो यहाँ से वैल्यू 0.125 करके यहाँ पे 1 कर लो, फिर एमपीसी की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो ये ज्यादा लेंदी हो जाएगा। यदि सीधा सीधा आपको ऐसे वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.125। अब इसे हम यदि वैल्यू इसको पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे 125 हो जाएगा। अब इसे हम यदि कट करेंगे तो ये 8 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लायर का वैल्यू आएगा ये 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो होगा वो करेक्ट है। होप कि आपको ये सब क्लियर होगा, और मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपको फार्मूला पता होगा। ठीक है, यदि नहीं याद है तो आप अभी से भी तैयारी कीजिए, अभी टाइम से है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। If the increase in the autonomous investment is 5,000 crore and the marginal preference to consume is
0.08, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होगा, चेंज इन नेशनल इनकम क्या होगा। एटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दिया है हमें, तो जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं। एटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है, ये है 5,000 करोड़। और जो हमें मार्जिनल प्रोपेंस टू कंज्यूम दिया है हमें क्या है, 0.08। ठीक है, 0.8 है हमारा मार्जिनल प्रोपेंस टू कंज्यूम। पहले इसमें पूछ क्या रहा है, हमें चेंज इन इनकम निकालना है, चेंज इन इनकम। तो आपको पता है कि जो मल्टीप्लायर होता है वो क्या होता है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये ओरिजिनल मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से, ड्यू टू उसके इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम पे क्या इफेक्ट होता है, ये मल्टीप्लायर शो करता है। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ से इनकम में चेंज यदि देखें तो के इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये तो यहाँ से फार्मूला हो गया। लेकिन हमें इसके लिए चेंज इन इनकम निकालने के लिए हमें मल्टीप्लायर पता होना चाहिए, तब तो इन्वेस्टमेंट के साथ क्या चेंजेस हुआ ये निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन में हमें मार्जिनल प्रोविजन टू कंज्यूम दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले अपना मल्टीप्लायर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 0.8, यहाँ पे हमें हो जाएगा माइनस 0.2 होगा। अब ये 0.2 ऊपर 10 हो जाएगा, ये 2, यहाँ पे हमारा होगा 5। के इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 5। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पता है हमें क्वेश्चन से ही, और हमें मल्टीप्लायर हमने निकाल लिया। अब हम चेंज इन इनकम जो है इजिली निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 5 इंटू 5,000 करोड़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25,000 करोड़। ठीक है, ये हमारा चेंज इन इनकम होगा, चेंज इन इनकम। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। यहाँ पे 68 का जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट होगा, 25,000 करोड़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 76, what will be the geometric mean of the series 5, 15 and 45। तो ज्योमेट्रिकल मीन यदि मीन मीडियन मोड, आप ये तो सेंट्रल टेंडेंसी का होता है, आपको पता होना चाहिए, सबको ही पता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीन जो है ये निकालने का फार्मूला होता है, यहाँ पे n होता है और ये जितने नंबर्स दिए रहे हैं उसका यहाँ पे वैल्यू रहता है। तो हमें यहाँ पे 3 नंबर तक दिया है, 3 डिजिट तक, तो यहाँ पे हम करेंगे 5, 25 एंड 45। अब इसको यदि हम घनमूल निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5, और ये जो होगा 15। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, इफ द डिमांड फंक्शन इज d is equal to 400 minus 2p, then the quantity demand at price at 15 what will be। ठीक है, यूनिट। तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी डिमांड पूछ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड। ठीक है, हमें प्राइस गिवन है 50 रुपीज पर यूनिट, पर यूनिट। ठीक है, हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है तो बस हमें करना क्या है कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। 400 माइनस 2, पी की जगह पे हम 15 रख देते हैं। तो यहाँ पे 400 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ से हम निकालेंगे 300 यूनिट्स। तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी है, 300 यूनिट्स की। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड जो होगा वो करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर विल बी। जो अर्थमेटिक मीन है फर्स्ट नेचुरल नंबर का, वो सब तो आपको फार्मूला पता होगा तो ही आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे होता है अर्थमेटिक मीन का, तो ये होता है n+1/2। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा या जैसे भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी हमारे सिलेबस में है,
तो ऑब्वियस सी बात है, वो सेंट्रल टेंडेंसी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अर्थमेटिक मीन हुआ या फिर मीन हुआ, मीडियन हुआ, मोड हुआ। अब मीन में भी बहुत जैसे 3 टाइप्स के हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो इन सब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप पहले से ही वेल प्रिपेयर रहिए इन सब चीजों के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इफ देयर इज ए 100% इंक्रीज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, then there is a 80% increase in output, then this situation is called। तो यहाँ पे कह रहा है जो हमारा इनपुट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या है, 100% से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट आउटपुट जो है वो 80% से इंक्रीज हो रहा है, 80% से। ठीक है। तो ये जो इंक्रीज है, हमारा इनपुट ज्यादा हो रहा है, इनपुट इज ग्रेटर देन द आउटपुट। तो ये जो सिचुएशन है, इनपुट इज ग्रेटर देन द आउटपुट, ये जो सिचुएशन है, ये इंडिकेट करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, रिटर्न टू स्केल को, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल। ठीक है। यदि यहीं पे हमारा जो इनपुट होता वो 80% से ग्रो करता और जो आउटपुट है वो 100% से ग्रो होता, तो वो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता। ठीक है। तो वहां पे जो होता, आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट। ठीक है। यदि यदि हम बात करें यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की, तो जो हमारा जितना हमारा आउटपुट इनपुट होगा, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। यदि इनपुट का जो प्रोपोर्शन है सेम यदि होगा, आउटपुट का भी सेम उसी प्रोपोर्शन में यदि वो इंक्रीज करता है, तो हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा। और यदि इनपुट जो है यदि ग्रेटर देन है आउटपुट से, वो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है। और यदि आउटपुट ग्रेटर देन है हमारे इनपुट से, तो ये हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये भी पता होना चाहिए, जब डिमिनिशिंग पूछा है तो मे बी कि इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग भी पूछ दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला तो सिंपल सा है, सेकंड जो होगा ये करेक्ट होगा, आर वाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूल डी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ये होता है लीनियर कोफिशिएंट कोरिलेशन का फार्मूला। और जो इसका वैल्यू है +1 से -1 के -1 से +1 के बीच वैरी करता है, +1। ठीक है। ये चीज आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट से पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन द हार्मोनिक मीन। ऐसे ही सेकंड है, लेस देन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड लेस देन द ज्योमेट्रिक मीन बाय द हार्मोनिक मीन। और यहाँ पे अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड देन द हार्मोनिक मीन। यहाँ पे है लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो यदि आपने तीनों पढ़ा है तो आपको ये चीज क्लियर होगा कि यदि जो वैल्यू है सीरीज की, इफ द वैल्यू ऑफ सीरीज का जो नंबर, सीरीज के जो जितने भी पद होते हैं, यदि उनकी जो वैल्यू है, यदि सबकी जो 2 2 2 है, यदि किसी भी सीरीज का जो वैल्यू यदि सेम है, तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन होगा इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा एंड इक्वल टू हार्मोनिक मीन होगा। ठीक है। ये चीज, दूसरी चीज हमें ये यहाँ से पता होना चाहिए कि यदि जो वैल्यू होती है सीरीज की, वैल्यू ऑफ सीरीज का जो नंबर यदि वो डिफरेंट है, जैसे 2 है, 4 है, 5 है एंड अदर कोई भी नंबर होगा, तो वहां पे यदि जो अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में जो रिलेशनशिप देखा जाता है, तो हमेशा जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन हमेशा ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है। ये चीज आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हार्मोनिक मीन is less than geometric mean
एंड ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एक चीज तो है, यहाँ पे ये चीज नहीं बताया है कि किस सीरीज के लिए पूछ रहा है, क्या वो नंबर इक्वल सीरीज के लिए है या फिर डिफरेंट नंबर्स के लिए है। लेकिन यहाँ पे यदि जनरली जैसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मैक्सिमम टाइम पे यही सही होता है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन द हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन में देखा था, मतलब इसका आंसर भी, तो ये फर्स्ट वाला ही करेक्ट है, क्योंकि आयोग ने इसे ही करेक्ट माना था, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन द हार्मोनिक मीन। लेकिन आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यदि उस सीरीज की जो नंबर है यदि इक्वल है तो जो तीनों का वैल्यू होगा वो भी इक्वल होगा। लेकिन यदि सीरीज का जो नंबर है वो अलग अलग है तो जो तीनों की वैल्यू होगी उसमें से अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन होगा हार्मोनिक मीन। ठीक है, होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 112। If the average saving rate in a community is 18% and the capital output ratio is 4% and the population growth rate is 1.5% annually, then the per capita growth rate of the community will be। तो इसमें पूछा है कि पर कैपिटा जो ग्रोथ रेट है वो क्या होगा। ठीक है, तो हमें जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हमें सेविंग रेट दिया है 18%, 18%, एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है, कैपिटल आउटपुट जो रेशियो है वो दिया है 4%, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ ये दिया है 1.5%। ठीक है, तो आपको हैरोड-डोमर का यदि ग्रोथ मॉडल पता होगा तो उसमें ग्रोथ रेट इज इक्वल टू होता है, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू सेविंग डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो यहाँ पे क्या है कि हमें वनली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो सेविंग रेट जो है हमारा 18% है एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो 4% है। तो ये यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा 4.5%। ठीक है, यहाँ पे हम ओवरऑल ग्रोथ रेट ले लेते हैं, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 4.5। ठीक है, तो हमें पर कैपिटा ग्रोथ रेट निकालना है, पर कैपिटा, कैपिटा ग्रोथ रेट ऑफ कम्युनिटी, ग्रोथ रेट। ठीक है, तो पर कैपिटा ग्रोथ रेट निकालने के लिए तो हमने यहाँ पे ले निकाल लिया है ग्रोथ रेट। तो पर कैपिटा ग्रोथ रेट इज इक्वल टू ग्रोथ रेट माइनस पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हमें यहाँ पे 4.5 है और ये माइनस पॉपुलेशन ग्रोथ 1.5 है, तो यहाँ से होगा तो पर कैपिटा ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा 3%। तो यहाँ पे पर कैपिटा ग्रोथ रेट जो एक कम्युनिटी का होगा वो पर कैपिटा ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट ये होगा 3%। यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा। होप कि आपको क्लियर होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। A production function Q is equal to 1.43 L की पावर 0.43 and K की पावर 0.5% is the output elasticity with respect to labor। इसमें दिया है कि एक प्रोडक्शन फंक्शन है और इसमें आउटपुट इलास्टिसिटी निकालना है लेबर के रिस्पेक्ट में। तो यदि आपको कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन याद है, Q इज इक्वल टू होता है A L के पावर अल्फा एंड K के पावर बीटा, कैपिटल के पावर बीटा। तो ये होता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ से यदि हम अल्फा और बीटा की वैल्यू देखें तो ये हमें दिखाता है कि आउटपुट इलास्टिसिटी, ये जो है अल्फा ये बताता है आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेबर, लेबर एंड जो बीटा है ये इंडिकेट करता है आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल। ठीक है,
ये कैपिटल के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे जो अल्फा एल एन के है, ये लेबर है, ये कैपिटल है, ये जो है ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दिखाता है, और क्यू जो है हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि जो आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेबर के रिस्पेक्ट में जो आउटपुट इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी। तो यहाँ से हम यदि इस फार्मूले को यदि इस प्रोडक्शन फंक्शन से कंपेयर करते हैं तो हमें अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 0.43, और यहाँ पे बीटा का जो वैल्यू होगा वो 0.57 होगा। तो इसमें पूछा तो ओनली लेबर का ही है, लेबर का आउटपुट इलास्टिसिटी। यदि आपको कैपिटल का भी पूछे तो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, और लेबर का भी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट होगा 0.43 जो आउटपुट इलास्टिसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू लेबर, ये होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट जो होगा 116 का वो करेक्ट होगा 0.43। ये सारी चीजें आप देखते रहिए, बहुत इजी है, बस यही है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 120 है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज इज 12 if each item of the series is multiplied by 2 then the standard deviation of new series will be। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 12, तो पूछा है यदि सबको यदि 12 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सीरीज होगा वो क्या होगा। तो न्यू सीरीज विल बी, न्यू सीरीज विल बी 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो थर्ड होगा वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2003 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 जो है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू फाइंड द हार्मोनिक मीन। देखिए कितना डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है, इसमें कुछ नहीं है, आपको ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद ही होने चाहिए। तो हार्मोनिक मीन जो होता है वो अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है, उसके वैल्यूज का। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो होगा वो करेक्ट होगा। हार्मोनिक मीन इज ए रेसिप्रोकल अपन 1 अपन रेसिप्रोकल ऑफ n बाई n। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका जो होगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 11 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ज्योमेट्रिक मीन। वहां पे हार्मोनिक पूछा था 10 नंबर के क्वेश्चन में, और यहाँ पे 11 नंबर में अर्थ ज्योमेट्रिक मीन पूछा है। तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, एक तो होता है एंटी लॉग समेशन ऑफ लॉग x डिवाइडेड बाय n, एंड एक ये निकालने का होता है फॉर्मूला। एक दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स जो इसमें रहते हैं उनका। ठीक है, तो यदि यहाँ से यदि आप यदि ऐसे निकालते हो तो भी ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है, और एक दूसरा फार्मूला लॉग में ज्योमेट्रिक मीन निकालने का ऐसे होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशनशिप होता है। तो इसका रिलेशनशिप होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये इन तीनों में रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये आप डायरेक्ट आपको याद ही करना पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे कुछ और आसान नहीं है। नेक्स्ट है 44, which of the following formula is used to find the median value in an individual data series। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन निकालने की वैल्यू पूछ रहा है इंडिविजुअल डाटा सीरीज का। तो यदि इफ यदि ऑड नंबर है, ऑड नंबर का सीरीज है, नंबर सीरीज सीरीज, तो इसमें जो होता है फार्मूला इसका साइज ऑफ n प्लस 1 बाई टूथ आइटम्स। ठीक है, ये ऑड नंबर का होता है। यदि जो नंबर सीरीज है यदि वो इवन नंबर की है, इवन नंबर सीरीज
तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है n by tooth item plus n/2 plus 1 item divided by 2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड नंबर के सीरीज के लिए पूछा है, वैसे पूछा है ओनली इंडिविजुअल सीरीज का, तो ऑड नंबर पे ये फार्मूला हमें पता है, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, साइज ऑफ n+1/2 आइटम्स। ठीक है, तो 44 का जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इसमें जो मॉडल है वो माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल है। तो आपने यदि मल्टीप्लायर है या फिर ये इनकम का जो फार्मूला होता है ये, या फिर ये फिशर का जो फार्मूला है ये सब चीजें आपने मैक्रो इकोनॉमिक थियरी में पढ़ा होगा, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल में, मैक्रो इकोनॉमिक। और जो ये डिमांड फंक्शन जो है, हम इंडिविजुअल डिमांड हो या फिर मार्केट डिमांड हो, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो करेक्ट होगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नोन एज ए वॉलरस लॉ। इसमें पूछा है कि वॉलरस का लॉ जो है वो क्या है, पहले तो हम ये चीज जानते हैं, एंड दूसरा कि उसका इक्वेशन क्या है। तो वॉलरस ने जो था वो जनरल इक्विलिब्रियम की बात की थी, जनरल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। और वॉलरस ने ये चीज माना था कि जो मार्केट होता है वहां पे हमेशा जो मार्केट में जो डिमांड होता है हमेशा इक्वल रहता है सप्लाई के, क्योंकि इनके अनुसार ये था कि मार्केट में इनविजिबल हैंड्स वर्क करते हैं, और उस अकॉर्डिंग जो यदि एक्सेस डिमांड है मार्केट में तो वो फुलफिल हो जाता है हमारे सप्लाई के द्वारा, और यदि एक्सेस सप्लाई है तो इनविजिबल हैंड्स के द्वारा जो है वो सप्लाई जो है वो डिमांड में कन्वर्ट, मतलब डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई फिर जो उसका फुलफिल हो जाता है। इट मीन्स जो हमेशा जो मार्केट है हमेशा इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे ही रहती है। ओवरऑल वॉलरस का यही थियरी था। तो इनका जो इक्वेशन था समेशन ऑफ P1S1, तो यहाँ पे P जो था ये प्राइस था, और S जो है ये सप्लाई है, और D जो है यहाँ पे डिमांड है, और समेशन है ये ओवरऑल सप्लाई को शो कर रहा है, मार्केट की सप्लाई को, मार्केट सप्लाई। ठीक है, और ये जो समेशन जो शो कर रहा है P1D1 इज इक्वल टू, ये मार्केट की डिमांड को शो कर रहा है, मार्केट डिमांड। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट का जो सप्लाई है वो हमेशा बराबर है मार्केट के डिमांड के। तो इसलिए जो इनका जो फार्मूला है समेशन ऑफ P1S1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 PI तो इस तरह से ये जनरल इक्विलिब्रियम पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट होगा 68 का, वॉलरस का इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2002 का क्वेश्चन मैंने लिया है 10, in the following demand schedule, if the price is reduced from 4 per unit to 2 per unit, then what will be the elasticity of demand। ठीक है, ये डिमांड स्केड्यूल दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये जो P1 यदि हम देखें तो यहाँ पे 4 है, और यदि हम P2 की बात करें तो P2 ये दिया है कि 2 रुपीज हो जाता है P2, और जो तो क्वांटिटी जो हमारी Q1 होगी वो 50 है, और जो क्वांटिटी Q2 होगी वो 75 है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चंस में दे दिया है कि 4 यूनिट से कम होके 2 यूनिट जो है वो प्राइस हो जाती है। ठीक है, तो क्वांटिटी हम 75 को लेंगे और प्राइस 2 को लेंगे, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है 50 लेंगे और प्राइस को 4 लेंगे हम P1 को। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो निकालने का फार्मूला होता है, तो आपको ये पता होगा, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P इनटू P डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम चेंज इन Q देखें तो चेंज इन Q जो होगा 75 एंड 50 इज इक्वल टू 25, एंड चेंज इन P जो है वो ऑलरेडी 4 से 2 हो जाता है, तो 2 रुपीस होगा, 2 रुपीस। ठीक है, और जो P1 है वो 4 है,
और यहाँ पे जो Q1 है वो 50 है। तो यहाँ पे बस हम वैल्यू रख देते हैं। तो चेंज इन P 25 इन डिवाइडेड बाई 2 इनटू इनिशियली प्राइस जो था वो 4 डिवाइडेड बाई इनिशियली जो क्वांटिटी था वो 50। तो यहाँ पे इससे कट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 दोनों मिलके यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, फर्स्ट मोर देन यूनिटी, ये इक्वल टू यूनिटी होगा। ठीक है, एंड लेस देन यूनिटी एंड जीरो, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड जो होगा वो करेक्ट होगा, इक्वल टू यूनिटी। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो 1 के बराबर होगी। ठीक है, इस तरह से हमने अभी तक इस वीडियो में हमने 2005 से लेके 2002 तक के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2021 से लेके 2009 तक के क्वेश्चन को कंप्लीटली कवर कर लिया है। इस तरह से हमारा 10 ईयर का जो क्वेश्चन है मैथमेटिकल और स्टैटिकल कंप्लीटली कवर हो चुका है। यदि आपको कहीं भी इस क्वेश्चंस में डाउट है, यदि आपको कहीं समझ नहीं आता है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने को लर्नर के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।